लोकेशन ढूंढो, वो भी जेड स्कोर का एक हिस्सा है, जेड टेस्ट का हिस्सा बनता है। प्रॉपरली उससे सैंपल निकाल करके उसको मिलाओ, वो भी जेड टेस्ट का हिस्सा बनता है। एक ही पॉपुलेशन से 2 सैंपल निकले और उन 2 सैंपल का आपस में मिलान किया जाए, वो भी जेड टेस्ट का हिस्सा बनता है। सो मेनी थिंग्स, कई तरीकों से ये टेस्ट अप्लाई हो जाएगा। इस केस में कॉन्फिडेंस लिमिट नहीं दी है आपको, तो कॉन्फिडेंस लिमिट नहीं दी है तो आप लोकेशन वाइज चीज़ों को जान सकते हैं। जल्दी से देखिए, तो आपके लिए स्टैंडर्ड एरर क्या होती है? पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द एन, एन हियर इज द सैंपल साइज। तो आपके लिए पॉपुलेशन मीन क्या था? उसने बोला था आपने कि वो एवरेज डिविएशन का जो, सॉरी, डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द एन स्क्वायर रूट, यही फार्मूला है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट एन से। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन था हमारे लिए 0.003 और एन हमारे लिए कितनी है? इसमें कितने पीसेस हम लोगों ने निकाले हैं? 60 आउट ऑफ 2000। तो 60 का स्क्वायर रूट आपको लेना है। तो आपके लिए स्टैंडर्ड एरर क्या आ जाएगी? स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू 0.003 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 60। फटाफट से इसको कैलकुलेट करिए और देखिए कि स्टैंडर्ड एरर क्या आई आपकी। प्लीज बेटा स्टैंडर्ड एरर देखिए कि क्या आई आपकी, और साथ ही साथ एक डायग्राम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बना लीजिए। ठीक, एक डायग्राम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बना लीजिए सारे लोग। तो स्टैंडर्ड एरर आपकी कितनी आनी चाहिए? प्लीज कोई कैलकुलेट कर रहा है मेरे साथ? सर 0.0003872। करेक्ट। सारे लोग यही वैल्यू नोट कर लें या घर जाके अगर मिलाएंगे तो यही मिल जाएगी। ठीक, तो आपकी स्टैंडर्ड एरर आएगी 0.00387। दिस इज द स्टैंडर्ड एरर। नाउ अप्लाई द फार्मूला ऑफ द जेड। कि जो भी फार्मूला है टेस्ट स्टैटिक, इसको हम लोग का नोटेशन क्या रहता है? जेड। तो जेड इज द एक्चुअल लोकेशन। तभी वो आप जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको जेड टेबल भी बोल सकते हैं हम लोग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, जेड इसको ढूंढवा देती है ये। तो जेड का आपका फार्मूला क्या होता है? आपने कल नोट किया था, सैंपल मीन मतलब आपका टेस्ट स्टैटिक मीन डिवाइड माइनस हाइपोथेसिस मीन, यानी आपका म्यू पॉपुलेशन मीन इसको बोलते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर। तो आपका सैंपल का मीन कितना था भाई? वो भी आपको क्वेश्चन में गिवन था, वो था 0.06065। प्लीज पेन पेपर के साथ करते चलो। वो था आपका 0.06065 सैंपल मीन। यही तो बोला गया था आपको कि जो 60 निकाले गए उनका मीन ये है। ठीक, तो वो था आपके लिए 0.06065 माइनस जो पूरी पॉपुलेशन था उसका मीन कितना था? 0.06 इंच। इंचेस में थी ना ये सारी फिगर, उसका मीन ये था, तो इसको घटा दीजिए। मीन्स 0.06065 से आपको डिडक्ट करना है 0.06 और डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर। तो डिवाइडेड बाय 0.000387। ये जो आपका फार्मूले के हिसाब से वैल्यूज रख दी आपने, इसके बाद का आउटकम कैलकुलेट करके मुझे बताइए क्या आ रहा है? 1.6795। करेक्ट, तो आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि लगभग 1.68। ठीक, तो 1.68। नाउ अब आपने जो ये बनाया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बनाना बेटा पेन पे साथ साथ में, इसमें एक बीच में लाइन डालना मीन मोड मीडियन वाली। ठीक, कि ये मीन है, मतलब सेंट्रली आपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन की सेंटर प्लेस जान ली। अब ये 1.6 क्या है? आपने स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड किया है, मीन्स कितना डिविएशन है मीन से। तो 1.6 ये बोल रहा है आइदर साइड। अगर 1.6 आइदर साइड है तो अब आप वो एरिया कवर करके दिखा दीजिए और अपने जेड टेबल में वो एरिया ढूंढिए कि 1.6 कहाँ पे लोकेट करेगा। निकालिए वो टेबल जो कल आपको दी गई है,
ऑन द पिक्स, उस पे 1.6, जैसे कल आप 1.96 ढूंढ रहे थे, ऐसे आज आप ढूंढिए 1.6। इसका लोकेशन पर क्या दिखा रहा है आपको, मतलब वर्टिकली आपको क्या देखना है, आपने क्या ढूंढा है 1.68, तो वर्टिकली आपको क्या देखना है 1.6, और इधर ऊपर में कौन सी वैल्यू देखनी है 0.08, फिर आकर के उसका इंटरसेक्शन सेल देखना है, उसकी वैल्यू मुझे बताइए क्या आ रही है। तो 0.4535। यस, ये जो आपकी 0.4535 आ रही है, सारे लोगों को मिल गया बेटा ये? यस सर। हाँ, तो जो ये 0.4535 आ रही है, ये क्या हो गया है, ये जैसे कल के क्वेश्चन में आप देख रहे थे, कल जो डिस्कशन हो रहा था जब मैं आपको ये समझा रहा था, तो ये 1.96 की वैल्यू आ रही थी, मतलब पॉइंट मुझे कुछ याद आ रहा है 4750, ठीक ना, एक Yes, साइड। तो ये एक साइड की वैल्यू आपको बता रहा है कि 0.4535, ये तो मीन से एक साइड की वैल्यू है, और आपका 1.68 राइट में भी जा सकता है और लेफ्ट में जा सकता है, तो इसका डबल कर लो आप फटाक से, जैसे आप उसका डबल कर लेते थे तो आपको मिल गया था 95%, तो इसका आप डबल कर लीजिए जल्दी से, पॉइंट जो भी आया ये 0.4535, इसका डबल करिए, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0.9070। यस 0.90 या 3, कितना 73 आएगा बेटा, 3, देखूं क्या मैं भी कैलकुलेटर, एक मिनट, एक आध लोग और कर लो, कितना आ रहा है जरा मुझे फटाक से बताओ। सर 0.907 ही आ रहा है। हाँ 0.907 आ रहा है, जो भी आ रहा है। 0.907। हाँ, आपके कैलकुलेशन पे हम भरोसा कर ले रहे हैं, ठीक। तो ये जो भी आप बता रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, जैसे आप उसने उसको 95% बना लिया था, तो ये कितना बनेगा 90.7, isn't it? यस सर। तो ये 90.7 पर आपका जो ये कैलकुलेशन है, ये बोलता है कि जो मीन थिकनेस आपने कैलकुलेट करी, ये इसके चांसेस क्या है कि 90.7% ये अपनी एक्चुअल पॉपुलेशन मीन से डिस्टेंस कर रहा है, दूर है। इसका मतलब इसका चांस ये है कि ये जो मीन वैल्यू से के पास कितना रहेगा, अब इस 100 से आप इस 90 पॉइंट जो भी है 0.7, इसको आप घटा दीजिए, तो इसके चांसेस कितने हैं 100, अगर इफ 100 इज द टोटल परसेंटेज, और आपने बोला कि ये लाई करेगा जाकर के 1.68 आपने निकाला, तो ये कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, ये स्टैंड कर रहा है आपका 90.7% पे, तो इसका मतलब चांसेस क्या है, ये कहाँ पे खड़ा है, कितनी दूर है, कितनी दूर है 90.7% दूर है, यानी आपके लिए जो परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड है, आप तो ये चाह रहे थे ना मीन के पूरे पास हो, तो ये तो 90% दूर है, तो इसका परफॉर्मेंस लेवल क्या आएगा 9.3, अगर आप 100 से घटाएंगे तो 100 से घटाइए इसको, तो आपको क्या मिलेगा 9.3, तो अप टू द स्टैंडर्ड मार्क, आपको तो स्टैंडर्ड मार्क चाहिए था, विच इज द मीन वैल्यू 60 इंचेस, और ये तो स्टैंडर्ड मार्क के पास आपको मिल रहा है कि केवल 9.3% परफॉर्म करने वाला है, बिलो 10%। कंक्लूड तो आप कंक्लूड कैसे करेंगे इसको, आप कंक्लूड आप ऐसे करेंगे, आपकी प्रॉब्लम क्या थी, आपकी प्रॉब्लम ये थी कि जो थिकनेस ऑफ द सीट है ये 0.60 हो, जो भी था आपका मीन क्या था 0.06, ये इस हिसाब की हो, तो ये हमारा जो है वो अप टू द मार्क है, एंड ही विल परफॉर्म परफेक्टली। अब जब आपने कैलकुलेट किया तो जो ये सैंपल निकला था अलग, इसने ये बोला कि इस सैंपल की जो एवरेज मीन वैल्यू है, तो ये बता रही है कि ये जो इसकी जो पॉपुलेशन का मीन बताया गया, इससे तो इसका डिस्टेंस है 90% दूर है ये, तो परफॉर्मेंस में ये उसके कितने पास है, केवल 10%, 10% केवल चांस है कि वो आपको सही रिजल्ट दे सकती है जो सैंपल अलग की गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीट्स को आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपने कोई इसमें कॉन्फिडेंस का तो लिमिट ली नहीं थी ना, आप तो डिस्टेंस देख रहे हो, मतलब आप ये चाह रहे थे कि कितना मीन के नजदीक हो, जब क्वेश्चन कभी ऐसा बोल दे, ऐसे क्वेश्चन हो सक आपके लिए आएंगे नहीं, आपके लिए कॉन्फिडेंस लिमिट के हिसाब से आएगा अगर न्यूमेरिकल आएगा तो डोंट गेट बॉदर, ये आपका स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए, आपको चीजें अच्छे से समझ आने लग जाए,
और कभी किसी जगह पर आप अच्छे से चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाओ, अगर आपको कहीं किस्मत पहुंचा दे। एक एक लाइन और जोड़ूंगा, क्योंकि अब आपकी आगे आपके लिए कैरियर है या अच्छी स्टडीज है। कभी कभी बेटा आपकी किस्मत और भाग्य आपको बड़ी अच्छी जगह पहुंचा देगा। द रोल ऑफ लक भी लाइफ में होता है, बट ये ध्यान रखिए कि आप रिटेन उस पोजीशन को तभी कर पाएंगे जब आप अप टू द स्टैंडर्ड परफॉर्म करते रहेंगे, कर पाएंगे। ये एबिलिटी और कैपेबिलिटी होगी। इसके लिए हार्ड वर्क, डेडिकेशन और नॉलेज सबकी जरूरत पड़ती है, अच्छे ट्रेड्स की जरूरत पड़ती है। इसको ध्यान रख के केवल ये सारे डिस्कशन इन डेप्थ हो रहे हैं आपके साथ, बाकी कोई बात नहीं है। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो केवल टेस्ट हम बता दे रहे हैं, उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करो, कॉन्फिडेंस लिमिट मिलेगा, लगा दो, काम खत्म हो गया, पास हो गए, नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। पर अपग्रेडेशन कि कल को अगर आपको ये लिखने को आ जाए तो क्या वैल्यूएबल इनपुट्स आप डाल सकते हैं जो बाकी बच्चों से अलग हो। अगर यही चीज थ्योरी में पूछ ली जाए, डिफाइन द जेड टेस्ट, अब आपके पास फिर डिफाइन में कुछ ऐसी चीजें अलग से होनी चाहिए जो बाकी बच्चे ना डालें, तभी तो आपकी अब ग्रेड्स अच्छे आएंगे। नॉर्मल अगर टीचर को सब दिखता चला जाएगा तो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड से आपकी मार्किंग है। क्लियर? इसके लिए ये सारे डिस्कशन है। इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल इसीलिए आपको नहीं दिया गया था कि आप सीधे सीधे वहाँ बोल देते हैं अरे साहब ये तो सेलेक्ट हो जाएगी, 95% पे तो 1.96 होता है, ये तो 1 पॉइंट कितना आपने निकाला, 6 समथिंग निकाला था, ठीक है ना, 1.68 निकाला था, अरे ये तो उसके अंदर है, ये तो सेलेक्ट। अब बताइए, अगर आप उस पे जा रहे हो कि नहीं जो मुझे चाहिए था वो ही अप टू द मार्क स्टैंडर्ड है, तो अब मैं ये देखूंगा कि इससे कितना आप डिविएट हो रहे हो, मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग द जेड स्कोर, कहाँ पे लाई कर रही है वो चीज। जहां पे लाई कर रही है, जितना ज्यादा मीन से दूर है उतना ज्यादा उसके चांसेस टू परफॉर्म अप टू द एवरेज वैल्यू रिड्यूस हो रहे हैं। ऑन दैट बेसिस आई एम रिजेक्टिंग। इज इट क्लियर? ये बात कुछ समझ आ रही है बेटा? यस ओके, तो यस सर। ये एक तरीका था इन चीज़ों को समझने का और देखने का। तो मैंने आपके साथ टेस्ट कैसे होता है ये डिस्कस कर लिया, जेड स्कोर कैसे देखा जाता है ये डिस्कस कर लिया, उनकी यूटिलिटी से रिलेटेड कुछ बात आपसे कर ली। अब हम लोग एक दूसरे टेस्ट की ओर थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, टी टेस्ट। और इसका एक पिक्चर भी मैंने आज आपको भेजा है आपके ग्रुप पर, उसको देख लीजिए ज़रा। फिर आगे हम लोग इसका थोड़ा डिस्कशन बढ़ाते हैं कि इसमें क्या फार्मूले अप्लाई होते हैं और ये कब अप्लाई होगा, इसका नेचर क्या होता है। तो नेचर के लिए जो मैंने आपको एक पिक्चर भेजी हुई है उसको जल्दी से आप देखें। तो टी टेस्ट भी सिमिलर टू नॉर्मल टेस्ट, सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इसकी खोज विलियम गॉसेट ने की थी, ठीक। और विलियम गॉसेट का निक नेम स्टूडेंट था, तो इसको स्टूडेंट टेस्ट भी बोलते हैं या स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा तो, ठीक। इसकी कुछ क्वालिटीज हैं कि जब भी आपका सैंपल का साइज, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका सैंपल का साइज स्मॉल हो जाएगा लेस देन 30, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए की टेबल आपके लिए काम नहीं करेगी, वहाँ पर स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है, उसको अप्लाई करना चाहिए, ठीक। या किन्हीं किन्हीं केसों में अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन अननोन हो, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन अननोन हो, तब भी आपको स्टूडेंट टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक। ये दो बातें आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन कि आपके सैंपल का साइज 30 या 30 से कम हो। दूसरी कंडीशन, या आपको सेंट्रल डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन अननोन हो, क्योंकि आप स्टैंडर्ड एरर निकालते कैसे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट n, ऐसे तो निकालते हो ना? हाँ, ऐसे ही निकालते हैं। अगर आप ऐसे ही निकालते हो और वो आपको बोल दे कि जाओ मैं पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन बताऊंगा ही नहीं, तब आप क्या करोगे? तो फार्मूला आपका रन ही नहीं होगा, रन ही नहीं होगा तो टेस्ट हो नहीं पाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तो इन सच की सिचुएशंस वेयर द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज अननोन,
तब भी आप स्टूडेंट टेस्ट या स्टूडेंट टेबल के हिसाब से अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हो, और वेयर द सैंपल साइज इज स्मॉल और इक्वल टू 30, तब भी आप ऐसा कर सकते हो। फार्मूला वही रहेगा आपके लिए जैसा रहता है, एक आध चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी। ऊपर वाला फार्मूला ऐसा सेम रहेगा जो आपके लिए रहता है कि सैंपल मीन डिवाइडेड बाय द सब्सट्रैक्टेड बाय द पॉपुलेशन मीन मीन्स एक्स बार माइनस म्यू, वो तो सेम है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में आपके लिए चेंज हो जा रहा है। डिनोमिनेटर में अभी स्टैंडर्ड एरर के लिए आप क्या करते थे कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट n, वो चीज़ बदल के आपके लिए क्या हो जाएगी, वो चीज़ बदल के लिए आपके लिए हो जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट n, और n वही है आपके लिए द सैंपल साइज। ठीक, n वही है आपके लिए सैंपल साइज। फार्मूला अच्छे से लिख लीजिए, उसको समझ लीजिए। ठीक, आपका जो z का फार्मूला था वही टी टेस्ट का भी फार्मूला है। न्यूमरेटर एज सच सेम, इन द डिनोमिनेटर देयर इज अ माइनर चेंज, that is in case of population deviation you are going to use the sample deviation for the purpose of calculating the standard error। इतना चेंज है केवल। क्लियर ये बात? अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो आप ये पिक्चर देख रहे हो, तो इसमें देख रहे हो कि जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ती जा रही है, देन द पीक बढ़ती चली जा रही है, और मतलब नॉर्मल की ओर वो जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि आपको तो वो बोल रहे ना कि इसकी प्रॉपर्टीज नॉर्मल की तरह होती हैं। यहाँ पर भी जो मीन है ये बीच में ही होगा, ये इसका कॉमन फैक्टर है। बट अगर n कम है, डिग्री फ्रीडम कहाँ से मिलती है? n-1। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम? जो ये df लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें होती है n-1। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे जैसे बढ़ेगी, बढ़ने का मतलब आप देखो 5 पे है तो कितना ये छोटा है, फिर और जब 25 दिखा रहा है आपको फिगर में तो और बड़ा हो गया, और जैसे जैसे वो 30 के या 30 के पार हुआ तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह काम करने लगेगा, पीक हाई हो जाएगी उसकी। एक बात। दूसरी बात, इसकी जो टेल्स होंगी, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इससे आपके एबेस्का से कुछ ऊंची होगी। ये एक इसकी दूसरी पहचान है। इसकी पीक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लेस होगी, एंड दैट पीक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे जैसे n इंक्रीज होगा वैसे ही वैसे पीक इंक्रीज होती चली जाएगी। इन द अदर वर्ड्स वी कैन से as the n increases in the t students, such t student distribution is going towards or reaching towards the normal distribution। वो normal distribution बनने के लिए आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आप खुद ही बोलते हो ना, 30 से कम हो तो इसको लगाओ, 30 से ऊपर हो तो नॉर्मल लगाओ, तो बाकी सारी चीज़ें तो एज सच एक जैसी परफॉर्म कर रही होंगी। ठीक, तो पहला फर्क कि इसकी पीक नॉर्मल से नीचे होगी। रटा दे रहा हूँ मैं कि अगर 3 नंबर में कुछ लिखने के लिए आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टी एंड जेड एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, या टी और फलाने में जेड में क्या फ़र्क होता है, तो एक दो बातें आपके दिमाग में पड़ी रहे। पीक का डिफरेंस होगा, और पीक का डिफरेंस आपके एन से कनेक्टेड है, लेकिन एन की जगह हम लोग लिखेंगे क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि होती है n-1। एक बात। दूसरी बात, इसकी टेल्स जो आपकी बॉर्डर लाइन है, इसको अबिस्का बोलते हैं, इससे ऊंची रहेगी नॉर्मल में, और जैसे जैसे ये नॉर्मल बनने लग जाएगा ये टेंड टुवर्ड्स द लोअर, वो अबिस्का के नज़दीक आती चली जाएगी। ये दो बड़े डिफरेंस हैं। अगर आप पिक्चर को देखेंगे तो यही डिफरेंस पाएंगे, कहीं भी सर्च कर लीजिए। ये आपको याद रखने चाहिए। किसी भी डिस्कशन में, किसी इंटरव्यू के क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइम में कभी भी ये सब घुमा के पूछे जा सकते हैं। ये दो बातें आपके दिमाग में पड़ी रहनी चाहिए। और एक बहुत मेन बात, 30 से कम में अप्लाई करोगे, तिबारा चौबारा दोहरा रहा हूँ कि एकदम घुस जाए, 30 से कम, 30 तक या 30 से कम में अप्लाई होगा, या अगर आपको पॉपुलेशन मीन गिवन नहीं है, सॉरी पॉपुलेशन डेविएशन गिवन नहीं है तो अप्लाई होगा। ठीक, दो कंडीशन है।
अब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, तो उससे ही आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो, अब एक काम और आपको करना है कि जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आप कंप्यूट कैसे करते थे। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन पार करके, कोरिलेशन पार करके, रिग्रेशन पार करके अब टेस्ट पे आ गए। तो अब थोड़ा पीछे चलते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या फार्मूला था देवियों सज्जनों। देखो जरूरत है इस जगह पर, इसलिए पूछ रहे हैं भाई, सताने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, कोई जन मुझसे नाराज ना हो। ठीक, यहाँ पे जरूरत है उसकी। स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या था फार्मूला। यार मेरी उम्र हो गई, मैं बीच बीच में भूल जाता हूँ, आपकी मदद चाहिए, आप लोग यंग लोग हैं, बताइए जल्दी से। कहाँ खो गए हो, जागो, जल्दी बताओ, फटाफट से कॉपी पंच पलटो, पीछे कहीं लिखा मिल जाएगा आपको। एक कॉपी तो रख रहे हो यार क्लास में कि नॉन ऑनलाइन चल रही है तो बस कान में लगाए माइक। हाँ ठीक ठीक हो रहा है, जो मर्जी आगे से नोट कर लिया ना, एक जैसी कॉपी है ना एक जैसा रजिस्टर है। नो सर है। तो बताइए मुझको जल्दी से, स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या लिखा था आपने फॉर्मूला। Then under root sigma x I minus 2 का whole square upon n. यस, अंडर रूट आपको पूरे का पूरा ले लेना था, किसका, सम ऑफ द डिविएशन स्क्वायर्स अपॉन Yes. यस सर। एन, ये था। तो उसको चाहे आप डी स्क्वायर लिख लो या एक्स बार माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो, कुछ भी लिख लो, सिंपल यही फार्मूला था स्टैंडर्ड डिविएशन का, यस सर। फर्स्ट बिगनिंग वाला एकदम। बाकी तो और कई सारे थे, ये बिगनिंग का था। अब अगर आपको यहाँ पे निकालना है फार्मूले के हिसाब से पॉपुलेशन डिविएशन, जो आपको अब किसका निकालना पड़ जाएगा, सैंपल का। ठीक, तो जो पॉपुलेशन डिविएशन में ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर पॉपुलेशन में से कोई सैंपल निकला है तो वहां पे आपको क्या करना है बेटा, ऊपर का न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, स्क्वायर रूट भी सारा सेम रहेगा, नीचे n की जगह n-1 और कर देना है। ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन आपको हो सकता है सैंपल में आपको बोल दे कि भैया स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल लो, या कुछ वैल्यूज दे दे, फिर आपसे बोले कि यार आपको एस भी खुद ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम लोग पॉपुलेशन के डिविएशन को डिनोट करते हैं विद सिग्मा, ऐसे लिखते हैं ना, 6 को हॉरिजेंटल फॉर्म्स टाइप लिख दो कुछ तो सिग्मा साइन बन जाता है। यस सर। इसका नोटेशन आप लिखेंगे स्मॉल एस। सैंपल का जब डिविएशन आप निकालेंगे तो उसका नोटेशन अगर आपको फॉर्मूले में लिखना है तो स्मॉल एस। लेकिन आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसी फार्मूले में आपको n की जगह n-1 कर देना है, इतना काम करना है आपको। अब जल्दी से एक छोटा सा काम हम लोग और कर लेते हैं कि जिससे आपको इसकी टेबल देखने का भी अंदाजा मिल जाएगा कि इन केस इसकी टेबल कैसे देखी जा सकती है। और एक इसमें छोटा सा हम लोग साथ में काम कर लेते हैं न्यूमेरिकल, तो आपकी प्रैक्टिस भी बन जाएगी। लिखिए फटाफट, अ रैंडम सैंपल ऑफ random sample of 16 values, 16 observations है, 16 values from a normal population, shows a mean of 41.5 inches, 41.5 inches, and sum of squares of deviations, and sum of squares of the deviations from this mean equals to 135 inches. This mean equals. ओके, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। If 16 samples from a normal populations are taken, इतनी बात तो क्लियर हो गई आपको।
द पॉपुलेशन मीन इज 41.5 इंचेस। ये भी बात क्लियर है। सम स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ दिस पॉपुलेशन, ऐसे लिख लीजिए, सम स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ दिस पॉपुलेशन इज 135 इंचेस। आपको जो चाहिए वो डायरेक्ट डायरेक्ट बता दे रहा हूं। नाउ अब आपके लिए एजम्पशन ये है कि if the population mean is 43.5 inches and significant level is 5%, then conclude, रिपीट कर दीजिए। फिर रिपीट करता हूं, if the population mean is 43.5% and the significance level is 5%, if the population in is 43.5 इंच में बात हो रही है, परसेंट बोल गया मैं, 43.5 inch and the significance level is 5%, then conclude that the population mean is whether to be up to the standards. अब देखिए, शॉर्ट में मैं आपको सारी चीज बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है। आप कैलकुलेशन लगाइए फटाफट से। और इसमें इन्होंने आपको दे दिया है सैंपल का मीन जो कि है 41.5 इंच, और पॉपुलेशन का मीन दे दिया है जो कि 43.5 इंच। सम स्क्वायर ऑफ डिविएशन दे दिया है, मतलब डी स्क्वायर ऑफ सच सैंपल, वो सैंपल का सम स्क्वायर ऑफ डिविएशन दे दिया है जो कि 135 इंच। एन आपको बता दिया इन्होंने है 16। तब 16 है तो स्टूडेंट टेस्ट लगना है। तो स्टूडेंट टेस्ट के हिसाब से सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर ढूंढ लीजिए कितनी है, और उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर दीजिए और टी टेस्ट की वैल्यू बता दीजिए। फिर इसको कैसे ढूंढेंगे ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब ये नल हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए, कि फॉर नल हाइपोथेसिस क्या होगी, एचओ आपकी क्या होगी, एचओ इज इक्वल टू द म्यू। नोटेशन हमेशा ये लिखेंगे आप, हमेशा एच सबस्क्रिप्ट ओ इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू जो भी आपका पॉपुलेशन का मीन हो 43.5, ये आपकी एचओ है। अब इन्होंने किसी साइड की तो बात की नहीं कि ये इससे ज्यादा है ये इससे कम है, तो आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या लिखेंगे, एच सबस्क्रिप्ट 1 इज इक्वल टू, और उसको काट दीजिए, मीन्स नॉट इक्वल टू 4.53। ये आपकी ऑल्टरनेटिव हो गई। अब आप अपना टेस्ट लगाइए फटाफट। टेस्ट का कैलकुलेशन मुझे बताइए फाइनली क्या आ रहा है।
ये बच्चों हो गया कैलकुलेट? रुक जाता हूँ, 2 मिनट और रुक जाता हूँ। Yes, can we start now? यार क्लास में लग रहा है बुरे दिन शुरू हो गए हम लोगों के। अब कहाँ फंस गए? कोसी ओसी का नहीं, मुझको ये बता दे रहे हैं, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। 2.6 ठीक है भैया शिवम, करेक्ट। ये चैट में जो शिवम गौतम आंसर दे रहे हैं वो सही है। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि S मीन्स द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल, ये पहला स्टेप है, ये कितने लोगों ने निकाला? क्योंकि हम आप तो सीख रहे हैं ना मिलके क्लास में। हिमांशी टी की वैल्यू 10.66, ये बेटा नहीं आएगी। नो हिमांशी, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम लोग, साथ 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 में करते चलिए, हम बोलते चल रहे हैं, आप मिलाते चलिए, हम लोग साथ साथ करते हैं। पहली चीज हमको क्या ढूंढनी है इस फार्मूले में? स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल। इस क्वेश्चन ने आपको क्या दे दिया है? सम स्क्वायर ऑफ डिविएशंस ऑफ द सैंपल, वो है 135 डी स्क्वायर, ठीक ना। सम स्क्वायर ऑफ एरर्स ही डिविएशंस है, एरर्स आर द डिविएशन, और उनका सम स्क्वायर कर दिया उसने तो डी स्क्वायर हो गया वो, ठीक है ना। तो सैंपल का डी स्क्वायर उसने आपको दे दिया 135। आपको परेशान नहीं किया कि ये मीन है और ये सारे डिविएशन थे या ये टेबल है, आप खुद निकालिए, क्वेश्चन मददगार है आपका, ठीक। तो उसने आपको डायरेक्टली दे दिया डी स्क्वायर, तो डी सिग्मा डी स्क्वायर भी दे दिया उसने, सम भी दे दिया आपको, तो सिग्मा डी स्क्वायर लगा लीजिए। सिग्मा डी स्क्वायर हो गया आपका 135। एन की जगह आपको क्या करना है? n-1, तो डिवाइड बाई 15 और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, दैट विल बी द एस। इतना काम करिए पहले। 135 डिवाइडेड बाई द 15, और ये कैसे आया ये मैंने आपको बोला है, ठीक। और उसको स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप देखोगे कि 135 15 से डिवाइड होगा तो 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो आपको जो एस चाहिए वो हो गया 3। एग्रीड एवरीवन? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते ना। ओके, ये हो गया एस। अब आप आगे का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। आगे आपके लिए फॉर्मूला क्या बोलता है? एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर आपने ढूंढ ही ली है, 3 है, ठीक। और एक्स बार भी आपको पता है, एक्स बार कितना है? 41.5। पॉपुलेशन का मीन कितना है? 43.5, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड एरर है
वो आपने कितनी निकाली है? 3। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट 16 है, ये तो डिवाइड करता है ना फार्मूले में, याद है आपको? ये तो डिवाइड करता है ना फार्मूले में, यस एस सर। डिवाइड, ये एस डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एन, ये फार्मूला था टेस्ट स्टैटिक का। वहां पर क्या फार्मूला था? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय एन, जब हम लोग जेड कर रहे थे। टी में क्या था? एस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट एन। एस निकाला था हमने 3, स्क्वायर रूट एन हमको मिलेगा 4, 4 ट्रांसपोर्ट होकर के चला जाएगा ऊपर। अब आप सोल्यूशन निकालिए पूरा, तो आपको मेरे हिसाब से मिलना चाहिए 2.66 ऐसा कुछ। जल्दी निकालिए। हाँ, आपका तो आंसर मिल चुका हमको बेटा शिवा, ठीक है आपका। बाकी सबके लिए बात हो रही भाई, बाकी भी तो सब एक ही निगाह से मुझे बच्चे देखने ना, इनका आंसर भी मेरे साथ साथ आ जाए तब हम लोग आगे बढ़े, वरना हम लोग आगे पहुंच जाएंगे, ये बेचारे हमारे साथी पीछे रह जाएंगे। हो गया बेटा? यस यस सर। सारे लोग, चलिए सारे लोग कर लीजिए इसको, ठीक। तो एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड स्क्वायर रूट एन। तो जब ये फार्मूला अप्लाई कर दोगे तो आपको 2.66 कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाएगी। अब ये वैल्यू आपने ढूंढ ली, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको पता है, और इसमें कौन सी टेबल अप्लाई होनी है? टी टेबल। टी टेबल के लिए आप लोग फोन पर जल्दी से सर्च करो, मैं भी साथ में सर्च कर रहा हूँ। डालिए टी टेबल फॉर द टू टेल टेस्ट, डालिए और उसको देखिए क्या आ रही है सामने। तभी तो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि ये हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाए या सेलेक्ट किया जाए। सर्च में डालिए टेबल फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन टू टेल, कई सारी आप देखोगे कि इमेजेस आ जाएंगी टेबल की आपके उस पर, फोन पर आने लगी साथ यस साथ। सर। तो उसमें जो सबसे यस पहले सर। वाली है लेफ्ट हैंड पर एकदम अपर, उसको आप क्लिक कर लो, फिर उसको आप इनलार्ज करो। जब आप इनलार्ज करोगे तो देखोगे कि ऑन द वर्टिकल लाइन एक ऊपर लिखा होगा छोटा सा 1 टेल, फिर उसके बाद लिखा होगा 2 टेल। जब आपको ये इमेजेस डिस्प्ले हो तो ऑन द टॉप राइट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो टेबल है वो सेलेक्ट करो। हैं सब उसी की, लेकिन आपने कोई दूसरी खोली, मैंने कोई दूसरी खोली, तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक ना। हर एक का प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत कुछ है, सब वही, लेकिन अभी हो सकता है आपको उसमें दिक्कत हो कि हम दूसरी खोलें आप दूसरी खोलो। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर इमेजेस में जो आ रही है उसको खोल लीजिए। तो यही मिल रही है ना बेटा कि एकदम ऊपर लिखा होगा 1 टेल, हल्का सा ऑरेंज कलर है, उसके बाद लिखा होगा 2 टेल, उसके बाद लिखा होगा DF, और उसके यस बाद सर। 2 3 4 5 6। यही मिली ना बेटा सबको? यस सर। यस यस सर है। वर्टिकल में आप देखोगे कि वो लिखा होगा 0.1 0.05 1 टेल के साथ, और 2 टेल के साथ लिखा होगा यस सर। 0.2 0.1। सर। अब आप ये जो DF है, दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपके क्वेश्चन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? 15। जो अभी आपने क्वेश्चन लगाया इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था? DF n-1 15। 15 ही तो लिया था आपने, 15 से डिवाइड किया था। तो यस सर। 15 वाली जगह पर आप आ जाइए, 15 वर्टिकल में आप 15 पे आ जाइए, और 15 से आप, तो अब करना क्या है? आगे बढ़ना है। और कहाँ जाना है? क्योंकि आपका ये 2 टेल टेस्ट है, तो 2 टेल टेस्ट में हमने आपको कॉन्फिडेंस लिमिट कितनी दी थी? 5%। याद आ रहा है? क्वेश्चन में यस क्या सर। बोला था? इफ द यस कॉन्फिडेंस सर। लिमिट और द सिग्निफिकेंस लेवल इज 5%। तो अब ये जो ऊपर आपको दिया हुआ है ऑन द हॉरिजेंटल, 2 टेल के उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस में देखिएगा, 2 टेल के कॉरेस्पॉन्डेंस में हॉरिजेंटल में जहां भी आपको 0.05 दिख जाए, तो दैट इज द परसेंटेज ऑफ द सिग्निफिकेंस लेवल रिगार्डिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये 0.05 से आप नीचे उतरना शुरू करिए फटाफट, और नीचे उतरते हुए जहां पर भी ये 15 वाला कॉलम
15 वाली रो से ऐसे बढ़ते हुए और 0.05 से नीचे उतरते हुए जहां पर भी इनका इंटरसेक्शन होगा तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस सेल, जो मैट्रिक्स बन रही है इसका ये कॉरेस्पॉन्डेंस सेल, इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू है जो आप ढूंढा करते थे 1.96 या 1.68, वो ये वैल्यू है डायरेक्टली। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 2.13 आ रही है ना, Yes, sir. 2.131। 2.131 आपको टेस्ट स्टैटिक की वैल्यू मिल रही है। अब आपने जो कैलकुलेट की वो वैल्यू कितनी है? 2.66, मतलब 2.131 से ज्यादा। दैट इज व्हाई दिस हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। ज्यादा हो गई ना, तो जब 5% वाला Yes, हिस्सा sir. मतलब ज्यादा बाहर जा रहा है ना, तो जब ये ज्यादा हो गया तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपका कंक्लूजन क्या होगा? दिस हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड मींस द पॉपुलेशन मींस इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। ये जो निकाला गया है सैंपल, इसमें पॉपुलेशन मीन का काम रोल नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, मीन से दूर है ये सारी वैल्यूज। दैट इज वाई इट इज रिजेक्टेड। हमने कॉन्फिडेंस लिमिट में 95% तक के एरिया को छूट दे दी थी, उससे भी बाहर चला गया। ये 95% का एरिया आपका आ रहा है 2.66 तक, और ये जो है उससे बाहर जा रही है। ठीक, तो अब आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए, और जैसे ही आप इसको रिजेक्ट करोगे, जैसे आपको अब आपने रिजेक्ट कर दिया, तब आपके मन में एक सवाल आएगा, यार ये सारी बातें तो हो गई, अब यार ये मुझे बताओ कि अगर हम इसको उससे देखना चाहें कि ये जो लिमिट क्रिएट हुई हमारी पॉपुलेशन मीन की या सैंपल मीन जो हमने निकाला था, तो यार ये सैंपल मीन और ये मीन हमने उठाकर रिजेक्ट तो कर दिया, आ भी रहा है कि नहीं है, ये तो यार ये इन्होंने पॉपुलेशन की है वो फिगर दे दी और फिगर से कैलकुलेट हो गया, ऐसा ही होता होगा। अब एक काम कर लीजिए आप फटाफट, आपके पास जो सैंपल मीन है उसकी वैल्यू गिवन है 41.5। Yes, sir. ये हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा जहां जहां आपने लगाया है। इसको बोलते हैं टेस्टिंग ऑफ कॉन्फिडेंस लिमिट्स, कि ये लिमिट कहाँ तक जा रही है जो आपने स्टैंडर्ड डिविएशन की निकाली है। तो आपका मीन की वैल्यू सैंपल की कितनी है? 41.5। इसमें आप प्लस माइनस कर सकते हैं। ये जो एरिया कवर हो रहा है, और ये एरिया कितना कवर हो रहा है, 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 कैसे निकालेंगे आप? ये एरिया कितना कवर हो रहा है? ये एरिया कितना कवर हो रहा है? प्लीज एनीबडी। Sir, 2.13, यस 2.13 है। 2.13 में 3/4, 3/4, 3/4 क्या है आपका? 3/4 के स्टैंडर्ड एरर आप लेके चल रहे थे। Yes, sir. 2.131 आपने उसको, आपको उसने दे दिया टेस्ट की एरिया ने, तो जो आपकी टेबल थी उसने, उसमें 3/4 करिए, कितनी वैल्यू निकल के आएगी? जल्दी बताओ देवियों सज्जनों। 2.13 में 3/4 कितना आ रहा है? Sir, 1.59. 1.59 मतलब 1.6। किसी भी Yes, चीज sir. में स्टैंडर्ड एरर की गुंजाइश छोड़ेंगे? सैंपल का स्टैंडर्ड सैंपल का जो डिविएशन था वो कितना था? आपने खुद ही निकाला ना, 3/4 ही तो बन रहा है वो सैंपल का, कि ऊपर आ रहा है आपका 3 और नीचे आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, 16 से n से, यही तो हो रहा है ना। तो Yes, sir. 3/4 है वो। तो इस 41.5 में अगर हम प्लस माइनस 1.6 कर दें तो मुझे वो एरिया पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि जहां तक ये मीन ऊपर नीचे हो सकता है सैंपल का। तो इसमें एक बार प्लस कर दीजिए 1.6 और एक बार माइनस कर दीजिए। करिए मेरे साथ साथ, आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे। करिए 41.5 प्लस 1.6, 41.5 माइनस 1.6। सर प्लस करने पे 43.098 एंड माइनस करने पे 39.902। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गिवन सिचुएशन है इसके हिसाब से अगर हम काम करें तो हमको खुद ये पता चल रहा है कि हमारा मीन जो पॉपुलेशन का है ये ज़्यादा से ज़्यादा गिवन सिचुएशन में कितना कम हो सकता है
सैंपल का और कितना बढ़ सकता है। तो हमने देखा कि ये जब घटेगा तो 39.9 तक पहुंच सकता है, अगर बढ़ेगा तो 43.1 तक पहुंच सकता है। यानी किसी भी सूरत में ये 43.5 तक तो पहुंचता ही नहीं है। समझ आ रहा है ना आपको? आप यही तो टेस्ट कर रहे थे कि 43.5 तक पहुंच रहे हो कि नहीं पहुंच रहे हो। तो ये बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है, तो मीन्स इफ यू हैव रिजेक्टेड देन इट इज करेक्ट। इसको बोलते हैं द सर्चिंग ऑफ द कॉन्फिडेंस लिमिट। तो ये आपको लिमिट भी बता देगी कि मीन से कितनी दूर तक भाग रहे हो आप। ठीक, तो मुझे लगता है कि काफी सारे डिस्कशंस हो गए हैं। अब मैं आपको 1-2 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ कि जितना जो कुछ ही हुआ है इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो तो इसको आप जल्दी से पूछो। ठीक, तो वो आपको बहुत मदद करेगा। जल्दी से आप इसमें से खोजिए, कुछ आपको लगता है पूछना चाहिए तो उसको पूछिए फटाफट, क्योंकि अभी सब ताजा है आपके दिमाग में। सर, यस, जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की है तो उसमें जो टेबल से हम लोग मैच करा रहे हैं, अगर वो आंसर आ रहा है तो अगर मैच हो गया, मैच हो गया मतलब? अगर मैच हो जाए जो आंसर हम लोग निकाल रहे हैं तो फिर वो टेस्ट फिर रिजेक्टेड तो नहीं होगा। मैच हो जाए समझे नहीं? सर, जो टेबल से हम लोग जैसे अभी हम लोगों ने आंसर निकाला वो सेम नहीं आया, उससे ज्यादा आ रहा है, तो उससे अगर कम आया या उसके बराबर ही आ जाए तो? हाँ, अगर उससे कम आएगा, उसके बराबर यस सर। आएगा तो विद इन द रेंज है, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए उसको। अभी तो 2.66 है भाई बेटा। अगर हम चलेंगे, लिखिए एक गिनती को, आप लिखिए, जीरो जीरो से स्टार्ट होगी और वो जीरो से स्टार्ट होते हुए 2.131 तक पहुंची। ठीक, अब अगर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? 2.66 तक। तो हमारे टेस्ट की वैल्यू कहाँ जा रही है? 2.66 तक। और हमको टेबल क्या बता रही है, हमें कहाँ तक रहना चाहिए? 2.131 तक। तो इसका मतलब हम आगे चले गए ना उससे। यस सर। अगर हम आगे चले गए तो आप वो डायग्राम याद रखिए ना, मैं बार बार बोलता हूँ डायग्राम बनाइए, प्रैक्टिस करिए। तो आपको लिमिट तो वो दिखा देगा ना, एक्सेप्टेंस रीजन इज बिटवीन 2.131 और नाउ यू आर क्रॉसिंग सच एक्सेप्टेंस रीजन। तो उसके बाद तो वो शेडेड और रिजेक्शन रीजन स्टार्ट हो जाता है। दैट इज व्हाई दिस नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। कुछ और बेटा? ओके सर। नो सर। चलिए, तो एक काम करिए, अब आप लोग जल्दी से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, परेशान मत होइएगा, सारे क्वेश्चन मैं देखूंगा जरूर। ऐसा नहीं है कि मुझे टाइम अभी आगे मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्लास में मैं सारे आपके पीछे के क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, इंक्लूडिंग आज का। अब तक हमारे 2 टेस्ट अच्छे से कवर हो गए हैं, जेड और टी। कमिंग सेशंस में आपको साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ अब कौन सा टेस्ट बच रहा है हमारा। पैरामेट्रिक में एफ और नॉन पैरामेट्रिक में काई। तो काई पहले ले लेते हैं, क्योंकि काई टेस्ट के अगर न्यूमेरिकल आएंगे एग्जाम में तो सबसे ज्यादा चांसेस काई स्क्वायर टेस्ट के होते हैं। ठीक, तो काई स्क्वायर टेस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आप पढ़ के आइएगा, आसान होता है। और इसके बाद एफ टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन में आपके ये 2 टेस्ट और कवर हो जाएंगे, और जो जो आपको न्यूमेरिकल मिलते चले जा रहे हैं इनका भी डिस्कशन हो जाएगा, टाइम मिलता है हम लोगों को तो। ठीक है, ये टारगेट रहेगा। इसके बाद बस आपको मुझे बतानी रहेगी रिपोर्ट राइटिंग, तो आपका कोर्स ऑलमोस्ट लगभग पूरा हो जाएगा। ठीक, तो रिपोर्ट राइटिंग तो थ्योरेटिकल है, फटाक से बता दी जाएगी और उसको आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। टेस्ट पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि वहाँ हमको आपको मिलके कुछ सीखना है। तो एक क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए चलते चलते।
हफ्ते की विदाई स्वरूप चलते समय लोग एक दूसरे को विदाई देते ना, ये लेते जाओ यार, मिलना अब हफ्ते बर्बाद। तो हमारी आपकी मुलाकात हफ्ते बर्बाद हो रही है, तो एक विदाई का तोहफा लेते जाइए आप। अ टायर कंपनी वांट्स A tire company wants to test the stress of tires. A tire company wants to test the stress of tire. Whether they are able to perform up to the load of 80,000 kg. And excess of such load, it is found they are burst. अस्सी हजार किलो तक का वजन वो टायर उठा लेते हैं, उसके बाद ये देखा गया कि वो भ्रष्ट हो जाते हैं। अब उनको एक स्टडी करनी है कि कितना इनके दबाव सह सकते हैं। तो फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस it is known that the standard deviation of the load from the past experiences it is known that the standard deviation of the load is 4000 kg. ठीक, लोड का स्टैंडर्ड डिविएशन आपको मिल गया। अगली बात करता है सैंपल ऑफ 100 टायर्स was selected and a test carried on it. 100 टायर का एक सैंपल ले लिया जाता है, उसके ऊपर एक टेस्ट लगाया जाता है। द टेस्ट रिजल्ट शोज, टेस्ट का रिजल्ट क्या बता रहा है? द मीन स्ट्रेस कैपेसिटी, द मीन स्ट्रेस कैपेसिटी, बहुत ध्यान से लिखिएगा सब, और इसमें सब आपको ढूंढना है। ठीक, कोई प्रेजेंटेशन नहीं ले रहा हूं मैं आपसे, लेकिन इसी में सारी बातें आपकी समझ आने लग जाएंगी हमको। ये द टेस्ट रिजल्ट शोज दैट द मीन स्ट्रेस कैपेसिटी ऑफ द सैंपल इज 79600 kg, 79,600 kg. The supplier uses significance level of 0.05 in testing. Now you have to conclude, do the tires meet the stress requirement? अब अगर किसी का कुछ छूटा है तो बताइए, नहीं मैं दोबारा दोहरा ही दे रहा हूँ, छूटा होगा तो मिल भी जाएगा, नहीं तो आप एक बार मिला लीजिए। द टायर कंपनी वांट्स टू टेस्ट द स्ट्रेस ऑफ टायर। द मिनिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द टायर इज 80,000 kg and it is found that excess load will create the burst. उसके बाद वो burst हो जाता है। From the past experience, it is known that the standard deviation of the load is 4,000 kg. A sample of 100 tires is taken away for the test, and the test results showed that the mean stress of such sample is 79600 kg. If the supplier uses 0.05 as significance level, then you have to conclude, do the tires meet the stress requirement? समझ आ गया सबको? यस सर। हिंट ये है कि इसमें Z टेस्ट लगेगा बेटा, क्योंकि आपका सैंपल का साइज 100 है, ठीक, और पॉपुलेशन मीन भी गिवन है। अब आप इसको मुझे बताएंगे कि टेस्ट का क्या हो रहा है।
साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लिमिट भी बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये मीन का जो भी है वो आपको बताना है, कॉन्फिडेंस लिमिट। ठीक, तो अब अगर कोई क्वेरी आपकी आ रही है तो आप जल्दी से पूछें, वरना बाय बाय करने का टाइम आ गया है। यस, एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडे सेशन? नो। इतने धीरे नो मत किया करो, मुझे डर लगता है भाई, नाश्ता वास्ता नहीं मिल रहा है लग रहा। आप स्पीकर खोल सकते हैं घर पे, सर कह रहे हैं नाश्ता नहीं मिल रहा, बड़े धीरे से आवाज आ रही है। यस, एनीबडी एल्स हैव एनी क्वेरी? नो सर। ओके, चलिए, थैंक No, यू वेरी sir. मच। ओके, थैंक यू वेरी Thank you, मच। sir. थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू हैव अ सर। नाइस डे। Thank you, sir. हैव अ नाइस डे बेटा। Thank you, sir. थैंक यू बेटा।